माँ अपने बच्चे को नाव पर ले जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने बच्चे को नाव में बिठाया, उसे तीर लग गया। बच्चा 7 दिन और 7 रातों तक नाव में बहता रहा। वह सिर्फ अपने कपड़े चबा सकता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि नीचे एक नदी है। एक बड़ी नाव तेजी से बढ़ती नदी में फंस गई थी। नाव ने मासूम बच्चे की रक्षा की। स्वर्ग में माँ की आत्मा ने उसे संकट से सुरक्षित बचने का आशीर्वाद दिया। लेकिन तभी 2 जहरीले सांपों ने फिर से उस पर हमला कर दिया। बच्चे की लार बह रही थी, लेकिन वह सांप को लार टपकाने से नहीं रोक सका। हालांकि बच्चा बहुत मजबूत था और उसने एक हाथ से एक सांप को पकड़ लिया और सांप का सिर कुचल दिया। दंपति को नदी के किनारे नाव दिखाई दी और वे तुरंत ही सुंदर बच्चे की ओर आकर्षित हो गए तथा उसे वापस नदी से ले जाने का निर्णय लिया। 20 साल बाद दाजुआंग एक लड़के से एक हृष्टपुष्ट युवक बन गया है। उसके पास अपनी ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए वो घर पर ही सारा शारीरिक काम कर सकता है। हालांकि ये उसके लिए बहुत आसान है, इसलिए वह अपनी ऊर्जा खर्च करने के लिए यहाँ दौड़ता है। पिता ये देखकर खुश हुए और सोचा कि लकड़ी बेचकर परिवार अमीर बन सकता है, इसलिए लड़के ने पेड़ को उखाड़ना जारी रखा और वह किनारे पर गया और उसे एक बड़ा काला भालू मिला। उसके हाथ की हथेली ने उसके पिता को जमीन पर गिरा दिया। दाजुआंग ने शोर सुना और उड़कर ऊपर आया, ऊंची छलांग लगाई और दाजुआंग को गले लगा लिया, जो मौत की तलाश में था। 2 बड़े भालुओं से निपटना आसान नहीं था, लेकिन जब धारदार हथियारों का इस्तेमाल करने की बात आती है तो दाजुआंग कभी नहीं हारता। जंगल का गुंडा बड़ा भालू 2 चालों में भी नहीं बच सका। वह दाजुआंग की लोहे की मुट्ठी से मारा गया और जल्द ही मर गया। दाजुआंग ने जल्दी से अपना सिर उठाया और देखने लगा उसके पिता। ये अफसोस की बात थी कि उसके पिता अभी भी मर चुके थे। क्रोधित दाजुआंग ने बड़े काले भालू को पकड़ लिया और उसे सीधे अंतरिक्ष में ले गया। बेचारा बड़ा काला भालू अपनी मृत्यु तक इसका पता नहीं लगा सका। न केवल उसने हार मान ली एक इंसान के लिए, लेकिन उसे भी दूर अंतरिक्ष में मरना पड़ा। बाहरी अंतरिक्ष में दुखी दाजुआंग लाशनी पर अपना गुस्सा निकाल रहा है, लेकिन साथ ही ग्रामीणों ने एक और त्रासदी ला दी, जो दाजुआंग और लाशनी के दुख को व्यक्त करने के लिए थी। उसकी मजबूत मांसपेशियां धूप में चमक रही थी। इसी समय उसी गांव का गौजी उसे ये बताने आया कि घर पर कुछ हुआ है। दाजुआंग ने खबर सुनी और वापस भागा और देखा कि उसकी माँ जमीन पर बेहोश पड़ी है। उसने जल्दी से उसे उठाया। उसकी माँ भयभीत चेहरे के साथ उसे बताने आई कि घर में एक अजीब चीज आ गई है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह अपना आपा खो बैठी। निश्चित रूप से एक बड़ा यांत्रिक पक्षी उड़कर आया। दाजुआंग खड़ा हुआ और उसने उसे धक्का दिया। यांत्रिक पक्षी को छड़ी से मारा, लेकिन बड़े पक्षी की चोंच इतनी शक्तिशाली थी कि उसने छड़ी को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। दाजुआंग ने फिर बाघ का सिर उठाया और उसे कुचल दिया। अंत में उसने बड़े पक्षी को कुछ नुकसान पहुंचाया, लेकिन घायल पक्षी और अधिक उन्मत्त हो गया। जब दाजुआंग ने उसे पलट दिया तो उसने लकड़ी की छड़ी पकड़ ली और उसे जोर से मारा, ये सोचकर कि वह बड़े पक्षी के महत्वपूर्ण बिंदु पर चोट कर सकता है। कुछ चालों के बाद हत्यारा मौके से गायब हो गया। दाजुआंग ने पहले अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और फिर उस घर को जला दिया जहाँ वह 20 साल से रह रहा था। उसने इस दुखद जगह को छोड़ने की योजना बनाई। गौजी ने उसे बताया कि राजा राजकुमारी के लिए कुमा को चुन रहा है। उसने कोशिश की, उसने अकेले ही 2 रक्षकों को आसानी से हरा दिया, लेकिन राजा के लिए ये काफी नहीं था। इसलिए उसने दोनों तरफ तीखे मांस के चाकुओं से लैस 2 गाड़ी के पहिए बुलाए। बड़ा वकील आया और वह हमलों की पहली लहर से बचने के लिए हल्के से उछला। गाड़ी पलट गई और फिर से दौड़ पड़ी। इस बार दाजुआंग ने अपनी मांसपेशियों को कस लिया और हवा से नहीं बच पाया। ब्लेड उसके पैर पर लगा और टूट गया। उसने गाड़ी को दोनों हाथों से खींचा और गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकी। अंत में वो उड़ गई। राजा जियान और राजकुमारी दोनों मंत्री की बातों से चौंक गए। उन्होंने कहा कि हालांकि न्यायाधीश मजबूत था, लेकिन उसके पास उससे ज्यादा लोग थे, इसलिए वह इससे निपटने में सक्षम नहीं हो सकता। बेहतर होगा कि फिर से कोशिश करने के लिए और लोगों को ढूंढा जाए। तभी 8 और मजबूत आदमी मैदान में आए। धीरे धीरे एक तरफ चले गए, अपने पास रखे बड़े लकड़ी के बक्से को उठाया और उस आदमी के हाथ में एक मोटा बक्सा था। लकड़ी का सूट आसानी से 8 मजबूत आदमियों के हमलों का सामना कर सकता था और उन सभी को दीवार के खिलाफ धकेल दिया। लगभग गए चावल को धो दिया। अंत में उसने अपने सिर को बल से बाहर धकेल दिया और देखा कि लकड़ी अंतरिक्ष से बाहर उड़ गई। राजा और राजकुमारी सभी हैरान थे। दाजुआंग की क्षमता संदेह से परे थी। हालांकि
उसके बगल में बैठे मंत्री ने झूजी का किरदार निभाया और कहा कि दा झुआंग सिर्फ एक साधारण व्यक्ति है जिसका जन्म कम हुआ है और वह एक अमीर आदमी बनना चाहता है। ये अभी भी निशान का थोड़ा कम था, इसलिए निर्णय लेने से पहले कुछ समय तक निरीक्षण करना बेहतर होगा। इसलिए दा झुआंग को एक सफाई क्लर्क के रूप में काम पर रखा गया। सौभाग्य से राजकुमारी उसकी बहादुरी से प्रभावित हुई और हर रात गुप्त रूप से उससे मिलने आती थी। दा झुआंग ने योजना बनाई। वह राजकुमारी को अपनी योग्यताएं पुनः दिखाना चाहता था, इसलिए उसने उसे नाव के किनारे तक खींच लिया। सबसे पहले राजकुमारी ने नाव के नीचे नदी के पानी को देखा, फिर उसने 2 बड़े पत्थर उठाए और बेहोश हो गई। नदी का पानी रुक गया और उफनने लगा, जो सीधे घोड़े के बचाव दल में बह गया, जिसका जिम्मा दाजुआंग के पास था। जब राजकुमारी वापस आई, घोड़े का बचाव सूख गया था। उत्साहित राजकुमारी ने अपनी सुंदरता दिखाने के लिए अपना घूंघट हटा दिया। दा झुआंग तुरंत मोहित हो गया। जैसे ही वह राजकुमारी को खींचने वाला था, फेंग को बिजली का झटका लगा और वह जमीन पर गिर गया। इसके बाद मंत्री वहां से चले गए। ये पता चला कि उसने पहले ही राजा को मार डाला था, क्योंकि सुंदर राजकुमारी ने कुछ गलत किया था। राजकुमारी को पकड़ने के लिए उसने जज को जंजीरों से बांधकर समुद्र में फेंक दिया। कुछ जिले एक बड़े वकील को कैसे फंसा सकते हैं? इस समय वह केवल राजकुमारी को बचाना चाहता था और उसके ठीक होने का इंतजार करना चाहता था। उसे लगा कि महल के मंत्री ने पहले ही ज्वाला खजाना प्राप्त कर लिया है और सिंहासन पर चढ़ गया है। ज्वाला तलवार एक दिव्य हथियार था। एक पल के लिए दा झुआंग प्रतिरोध करने में असमर्थ था और खजाने के कारण उसे लगातार पीछे हटना पड़ा। उसके पीछे एक सुनहरी चाबी थी। जब मंत्रियों ने इसे देखा तो वे भयभीत हो गए। अगर चाबी बाहर खींची जाती तो पूरा महल ढह जाता, लेकिन दाजुआंग ने ऐसा नहीं किया। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता। वह उससे लड़ने लगा और जब सही समय आया तो उसने उसके दिल में छुरा घोंप दिया। इस समय महल ढहने लगा था। दा झुआंग ने राजकुमारी को जल्दी से बाहर निकाला और महल आग की चपेट में आ गया। राजकुमारी और उसका नायक खुशी खुशी साथ रहने लगे।